ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। आज पहले मुझे ये बताइए कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, डिप्लोमेसी के मैदान में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। आज हमें कितना फ़ख्र होना चाहिए अपनी लीडरशिप की अचीवमेंट्स के ऊपर, पाकिस्तान की अचीवमेंट्स के ऊपर, और हमें किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, किस चीज़ की दुआ मांगनी चाहिए आने वाले वक्त के लिए, इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तला साहब। असल में मैं और आप और तमाम पाकिस्तानी इस वक्त उन सब का सर फ़ख्र से बुलंद है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपने अमन के लिए नहीं, पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए काम किया। हमारे अंदर अगर अमन की चीज़ों को देखेंगे तो हमारा अमन तो अफ़गानिस्तान की तरफ से बर्बाद हुआ था, या अभी माशी तौर पे हमारे ऊपर जो प्रेशर आ रहा था, और वो ख़ास तौर पे जो तेल की कीमतें बढ़ी थी। लेकिन जो जंग के इफ़ेक्ट थे वो ईरान के ऊपर, खलीजी ममालिक के ऊपर, उसके बाद इसराइल के ऊपर, और इवन अमेरिकन के ऊपर। बिकॉज CNN की रिसेंट सर्वे ये कह रहा था कि 75% लोग जो हैं वो इस जंग के ख़िलाफ़ हैं जो ट्रंप लड़ रहा है। दूसरा भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो उसके हिसाब से हुई है वो ये है कि जो अमेरिका में जो ट्रंप ने 30 जनरलों को फारिग किया था, उसके बावजूद सेंटकॉम ने, जो जनरल कूपर ब्रांड है उन्होंने, और जो जनरल कॉन है, इन्होंने जो ट्रंप की जो धमकी थी कि मैं तहजीबों को तबाह कर दूंगा, उसके मुताबिक इन्होंने अमेरिकन आर्मी को अपनी बैटल पोजीशन में मूव नहीं किया था। और उसके ऊपर आज एक न्यूयॉर्क टाइम ने एक आर्टिकल छपा है, और उसके हिसाब से इन तमाम चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है कि अमेरिकन आर्मी ने कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया था। जनरल कॉन तो एक वीक जनरल है, लेकिन जब आप जनरल कूपर ब्रांड जो सेंटकॉम के चीफ है, जब उनकी तरफ देखते हैं तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको वो अखबार पॉइंट आउट कर रहा है। और उसके साथ साथ आपको पता है पाकिस्तान की कोशिश जारी थी, ट्रंप के ऊपर इंटरनल प्रेशर भी था। उन तमाम चीज़ों को छोड़ने, हालांकि इसी में अगर आप वॉर इन्फेक्शन में देखें तो मिडल ईस्ट का जो रोल था, मिडल ईस्ट के अंदर जो UAE का रोल था, उसकी तरफ से जो खबरें आ रही हैं वही कह रहा है कि वो ट्रंप को प्रेशराइज कर रहा था, जैसे लिंडसी ग्रैम और बाकी पीट हेग्सेट और बाकी लोग थे, उनको प्रेशराइज कर रहा था कि आप ईरान को एक दफ़ा ख़त्म कर दो। लेकिन ईरान तो ख़त्म नहीं हो सकता था, तहजीबें इस तरह ख़त्म तो नहीं होती। ईरान की तहजीब 70 साल की है, तो ट्रंप का ये कहना ही बहुत गलत था। इस तमाम तनाजुर में पाकिस्तान बारहा ये कोशिश कर रहा था, जिसके लिए आपने देखा पाकिस्तान के अंदर इजलास भी हुआ, पाकिस्तान आगे भी गया। और जब ये फाइनल ट्रंप की वार्निंग आई तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर उसका कोर कमांडर का इजलास भी हो रहा था, उसके अंदर भी उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, और इसके अंदर चाइना भी उन लूप था और रशिया भी उन लूप था। और इसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 7 बजे के करीब जो ईस्टर्न टाइम था बात की ट्रंप से। तो ट्रंप भी, मुझे लगता ये जो अभी दुनिया में जो चीज़ें कही जा रही हैं उसमें है कि ट्रंप भी कोई फेस ऑफ चाह रहा था कि कोई ऐसा बंदा उसको कहे कि जी इस चीज़ को पोस्टपोन कर दें, तो उन्होंने 15 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो ये तो फिलहाल पूरी दुनिया, मेरे और आपके अलावा पूरी दुनिया का, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठाएं, आप प्रिंट मीडिया उठाएं, आप थिंक टैंक उठाएं, तो वहाँ से यही आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान का किरदार जो है एक छोटा मुल्क होने के अलावा एक बहुत बड़ा किरदार है। और एक्सियोस में एक आर्टिकल छपा था जिधर ये हेडिंग ये थी कि एक छोटा मुल्क, इंग्लिश में वो था कि छोटा मुल्क अपने वेट से ज़्यादा काम कर रहा है उस वक्त जब बड़ी ताकतें अलाइंड हैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट के साथ। तो जो दुनिया के अंदर न्यूट्रल वेन्यू से जो आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ पाकिस्तान को जहाँ ले गई है वो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक फतह है, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फतह। और ख़ास तौर पे जब आप इंडिया के टीवी चैनल्स पे, अब वो एक टीवी चैनल है जिसके आप देखें तो अपना जो पोर्शियो है, अपना जो टेबल है, उसके ऊपर से वो कपड़े फाड़ रहे हैं और अपने बैनर्स फाड़ रहे हैं और चीख रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, इंडिया की जेलसी से आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान की। राइट सर, मुझे उसका सवाल थोड़ा सा आपका अगला है कि क्या ये परमानेंट होगा। इसके परमानेंसी का उस वक्त पता चलेगा अगर पाकिस्तान के अंदर इजलास होता है, जो शराइत आपने बताई है वो, और जो अमेरिकन शराइत है वो। तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर एक्सेप्टेंस करवाना एक बड़ा हरिकलिन टास्क है, बड़ा मुश्किल टास्क है, और शायद उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आए, और हो सकता है एक दफ़ा ये जंगबंदी आने वाले दिनों में 15 दिन बाद टूटे और उसके बाद फिर कोई इसके अंदर प्रोसेस शुरू करे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वो इंडिया का जिक्र कर दिया ब्रिगेडियर साहब ने, तो फिर इंडियन डायलॉग भी याद आ गया, काम बड़े दर्शन छोटे। अब मेरा सवाल ये है आपसे
کہ آج ہم پاکستانیوں کو کتنا فخر کرنا چاہیے. ہوپ فار دا بیسٹ, پریپیئر فار دا ورسٹ. ہمیں کیا کرنا چاہیے مستقبل میں اس پوزیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے, اور کیا پاکستان کی اس کامیابی کے پیچھے آپ کوئی چین کا ہاتھ بھی دیکھ رہے ہیں بڑا سا, تو اس کے اوپر ہی بات کیجیے گا. عبداللہ حمید گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جمعے کی نماز کے اوپر 2 نفل شکرانہ ادا کریں کہ پاکستان کو اللہ نے عزت سے نوازا. پاکستان کے حوالے آپ نے کہا پاکستان کہاں کھڑا ہے, پاکستان کھڑا نہیں ہے, پاکستان دوڑ رہا ہے. ماشاءاللہ 194 ملکوں میں سے کوئی اور ملک اس نے یہ نہیں سوچا جو پاکستان نے سوچا, اور اس کی بنیاد بنی بنیادی طور پہ 274ویں کور کمانڈر کانفرنس, جس کے اندر یہ احاطہ کیا گیا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بات کر رہے ہیں تہذیبوں سے مٹانے کی, اس کے اندر صداقت نہیں ہے, اور ان کی کچھ لیگیلٹیز ہیں, ان کے کچھ کنسٹرینٹس ہیں, کچھ ان کو نیوکلیئر کے حوالے سے اجازت نامے درکار ہیں جو فی الحال ان کی آرمی دینے سے انکار تھی. 24 استعفے آ چکے تھے صدر ٹرمپ کی میز کے اوپر جرنیلوں کے, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو وار کرائمز کے اندر ہم بھی ملوث ہو جائیں گے, اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم اپنی فیملیز کو اور دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اس وجہ سے یہ ایک مشکل ڈیسیجن تھا. فوج میں بغاوت تھی, اور 24 سینیٹر کانگریس مین اٹھا کے یہ بات کر رہے تھے کہ آرٹیکل جو امینڈمنٹ 25 ہے اس کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ان کو ریپلیس کر دیا جائے جے ڈی وینس کے ساتھ, جس کا میں آپ کو پہلے بھی پچھلے پروگراموں میں ذکر کر چکا ہوں. دوسری جانب ظاہر ہے F-15 کا گرنا, ایران کے اندر مزید جہازوں کا گرنا, 24 کے قریب امریکی جہازوں کا گرنا, تو یہ تمام ہزیمت آمیز تھا ایک سپر پاور کے لیے جو یہ کہتی تھی کہ میری ٹیکنالوجی بہترین, اس کی ٹیکنالوجی زیرو ہو گئی. وہ کہہ رہی تھی میری سفارتکاری کے پیچھے لوگ لبیک کہتے ہیں, آج اس کو پاکستان جیسے ملک کی ضرورت پڑ گئی. اور اس کے بعد وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنے ایلائز کے ساتھ چلتا ہوں, آج اس کا کوئی ایلائی نہیں رہا. اب دیکھیں کنسیشن جو ہوتا ہے نا, یو نو وین یو آر کانفیڈنٹ یو اسٹارٹ گیونگ کنسیشن, اینڈ جو آدمی ویک ہوتا ہے وہ اس کا ایگریسو ایٹیچیوڈ اس کی ویکنس کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ بات کہی تھی, یہ کہا تھا کہ شاید میری دھمکی کام آ جائے, لیکن یہ 8ویں دھمکی تھی. دھمکی سے مرعوب ہونا ہوتا نا تو دھمکی سے پہلے مرعوب ہوتے اور جنگ کبھی بھی شروع نہ ہوتی. لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حسینیت کے قافلے کو اپنایا, جنہوں نے یہ کہا کہ ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ہم شہادت کو گلے لگائیں گے. اور سب سے پہلے ان کی لیڈرشپ کو سلام ہے, جس لیڈرشپ نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شہادت کو گلے لگایا اور قوم کے اندر مثال پیدا کی. اور پھر آپ دیکھیں پاکستان کا کردار, پاکستان نے کچھ فیصلے کر لیے تھے,